कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे, सोचेंगे तो होगा भी वैसा ही। ये पूरी तरह से दरअसल हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग रूपी जमीन में कौन सा बीज बोना चाहते हैं। थोड़ी सी समझदारी से हम कांटेदार पेड़ को महकते फूलों के पेड़ में बदल सकते हैं। जी हाँ, दरअसल हमारे पास दो तरह के बीज होते हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, जो आगे चलकर हमारे नजरिए और व्यवहार रूपी पेड़ का निर्धारण भी करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको आज से ही अपनी सोच सकारात्मक बनानी होगी। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं अमृता। और प्रतिबिंब, सबसे पहले डालेंगे हेलो इंडिया में आज क्या कुछ खास हाइलाइट्स हैं, इस पर नजर। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही होंगी राज्यों से जुड़ी सुर्खियां भी। और इसके साथ ही करेंगे आज की गतिविधियों पर बात, बताएंगे आज क्या है खास। जी हाँ, आज पूरे विश्व में रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। जानेंगे क्यों मनाया जाता है यह दिन और कैसे हुई इस दिन की शुरुआत। और इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसके अलावा और भी होगा बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। हेलो इंडिया में शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। जी हां, सबसे पहले देश भर से जुड़े हुए समाचार आपके लिए लेकर आते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय सैन्य स्कूल के प्लेटिनम जयंती समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सैन्य स्कूल वास्तव में देश की पहचान, विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सभी राज्यों के कैडेट शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती संख्या की भी तारीफ की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यह आजादी के बाद देश की सफल लोकतांत्रिक यात्रा और इसकी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक व्यापक अनुभव देता है। कल जब वो इस प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देश के लिए प्रत्येक नागरिक में ये गर्व पैदा करता है। साथ ही भारत की वर्तमान यात्रा पर उन्होंने ऑडियो वीडियो प्रस्तुति को भी देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत को भविष्य में युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता है और इसके लिए सशस्त्र बलों और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल का आह्वान भी उन्होंने किया। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में अपने संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने यूक्रेन में जारी युद्ध का भी उल्लेख किया और इस बात पर जोर दिया कि साइबर और छद्म युद्धों के मद्देनजर सुरक्षा चुनौतियां अब और भी अधिक जटिल हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनके अनुसार उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना जताई जा रही थी। सोमवार को नीतीश कुमार ने खुद इन खबरों को निराधार बताया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने कहा है कि सट्टेबाजी और जुआ देश के ज्यादातर हिस्सों में अवैध है और ये उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। मंत्रालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की भी सलाह दी। इसमें ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया को भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने की सलाह दी गई है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन में कई मामले ऐसे सामने आए हैं। इसके बाद मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दिन में करीब 10 घंटे पूछताछ हुई। राहुल से पहले राउंड में 3 घंटे तक ईडी ने सवाल पूछे। इसके बाद लंच ब्रेक के दौरान राहुल सोनिया गांधी से मिलने अस्पताल पहुंचे। यहां एक बार फिर
उसके बाद वो ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे दूसरे दौर की पूछताछ हुई। दूसरे राउंड में राहुल से ईडी ने करीब 5.5 घंटे तक सवाल पूछे। इस दौरान कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। इस पर कांग्रेस के दिल्ली और देश भर में प्रदर्शन पर टीएमसी ने हमला बोल दिया है। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला ने कांग्रेस के आचरण को पाखंड बताया है। जागो बांग्ला के पहले पन्ने की हेडलाइन है, राहुल को ईडी का सम्मन, कांग्रेस का विरोध, सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती। लेख में आगे कहा गया है, जैसे ही उन्हें एजेंसियों का फोन आया, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व डर से कांपने लगा। दरअसल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद 23 जून को केंद्रीय एजेंसी के सामने उनको पेश होना है। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खुलकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन भ्रष्टाचार के समर्थन में है। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि गांधी परिवार एक पूर्व समाचार पत्र प्रकाशन कंपनी में क्यों दिलचस्पी रखता है, जो अब अचल संपत्ति का कारोबार चला रही है। इससे साबित होता है कि पूरा गांधी परिवार अचल संपत्ति के काम में लिप्त है। कांग्रेस नेता खुलेआम एक जांच एजेंसी पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार उजागर हो गया। ये प्रदर्शन केवल भ्रष्टाचार के समर्थन में है। खाने का सामान और वाहन ईंधन सस्ता होने से खुदरा मुद्रास्फीति मई महीने में घटकर 7.04% पर आ गई है। महंगाई को काबू लाने के लिए सरकार के शुल्क दरों में कटौती और भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत दर रेपो में वृद्धि के कदम से मुद्रास्फीति नीचे आई है। हालांकि मुद्रास्फीति अब भी केंद्रीय बैंक के 6% के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। अप्रैल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 7.79% पर थी और पिछले साल मई में खुदरा मुद्रास्फीति 6.3% पर थी। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने सोमवार को अमेजन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सीसीआई के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। सीसीआई ने अपने इस आदेश में फ्यूचर कूपन के साथ अमेजन के सौदे की मंजूरी को निलंबित कर दिया था। न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल और अशोक कुमार मिश्रा की 2 सदस्यीय पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के फैसले को बरकरार रखा और अमेजन को निर्देश दिया कि सोमवार से 45 दिनों के भीतर निष्पक्ष व्यापार नियामक द्वारा ई कॉमर्स कंपनी पर लगाए गए 200 करोड़ रुपए के जुर्माने को जमा करें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। तो आपको बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा पर आपत्ति जताई है, अपनी नाराजगी जताई है। जिस तरीके की हिंसा पिछले दिनों इलाके में देखने को मिली है, राज्य में जिस तरह की गतिविधियां हुई है, उस पर हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है और इसे लेकर सवाल भी तलब किया है। जी हां, बता दें कि विरोध प्रदर्शन के बीच बंगाल में लगातार स्थिति अब सामान्य होती जा रही है। हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन हुआ 2 दिन और इस विरोध प्रदर्शन में हिंसा भी सामने आई और विरोध प्रदर्शन करने वाले लगातार जो है हिंसा करते रहे। उन्होंने देसी बमों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा रेल की पटरियों पर भी आकर विरोध प्रदर्शन करने वाले तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं रेल सेवा को बाधित करने का भी प्रयास लगातार किया। लेकिन अब धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन खत्म होते आ रहे हैं और अब स्थिति लगातार सामान्य होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाए जाने के संबंधित विधेयक पारित किया। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 को सदन में पेश किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने में कुछ भी गलत नहीं है। विधानसभा विधेयक को बीजेपी विधायकों के भारी विरोध के बीच पारित किया गया।
इस विधेयक को 294 सदस्यीय सदन में 40 मतों के मुकाबले 182 सदस्यों के समर्थन से पारित किया गया। चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के 10 दिन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्य विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उन्हें मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों, विधायकों और बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में विधानसभा सभागार में पद की शपथ दिलाई। इस बीच उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 20 जून तक चलेगा। इस सत्र में सरकार आज करीब 64,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करने वाली है। इसी के साथ इस सत्र के दौरान कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे। ओडिशा में बिक्रम केशरी अरुख को विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा के विरोध विशेष सत्र के दौरान बिक्रम अरुख को ध्वनिमत से निर्विरोध चुना गया। कुछ दिन पहले सदन के तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्रो ने पद से इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीटों के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 9 उम्मीदवारों और समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवारों को सोमवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने सोमवार को विधान परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित किए गए सभी 13 प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंप दिए। शिवसेना के विधायक सुहास कांदे ने पिछले सप्ताह हुए राज्यसभा चुनाव में उनके वोट को निर्वाचन आयोग द्वारा अमान्य घोषित कर देने के फैसले के खिलाफ सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया। अधिवक्ता आंजिंग के उड़ाने के जरिए दायर याचिका में कांदे ने कहा कि निर्वाचन आयोग के उनके वोट को अमान्य घोषित करने के फैसले से उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अदालत से आयोग का फैसला रद्द करने का अनुरोध किया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें 30 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक कुल 13 प्राथमिकी दर्ज की है और 325 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राज्य के 8 जिलों में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद शर्मा की कथित टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का एक दल राज्य को शेष भारत से जोड़ने वाले स्वदेशी आस्था के स्थानों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत चीन क्षेत्र की सीमा से लगे प्राचीन स्मारकों का दौरा करेगा। ये दल आज से 18 जून के बीच राज्य के दौरे पर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में असम और मेघालय के अलग अलग हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा के अलग अलग हिस्सों में भी बादलों के जमकर बरसने के आसार हैं। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। 14 से 17 जून के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अनुमान है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने अंडमान सागर और मलक्का जलमंडल मध्य में अपने तेजी से बढ़ते सहयोग को प्रदर्शित करते हुए सोमवार को 12 दिवसीय समन्वित गश्त शुरू किया। अधिकारियों ने बताया है कि अंडमान निकोबार कमान की भारतीय नौसेना इकाइयां 13 से 24 जून तक संयुक्त अभियान में हिस्सा लेंगी। ये कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद दोनों पक्षों के बीच इस तरह का पहला अभ्यास है। कुवैत सरकार ने भारत में की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रवासियों को गिरफ्तार करने और उन्हें निष्कासित करने का फैसला किया है। खाड़ी देश के कानूनों में ऐसे प्रदर्शनों की अनुमति नहीं है। अरब न्यूज़ में प्रकाशित एक खबर में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शुक्रवार की नमाज के बाद फहा हील इलाके में प्रदर्शन करने वाले प्रवासियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया और उनके देश वापस भेजने के लिए निर्वासन केंद्र ले जाने की प्रक्रिया में है और उनके फिर से कुवैत आने की अनुमति नहीं
देने की प्रक्रिया भी शामिल है। देश के कानूनों के अनुसार खाड़ी देश में प्रवासियों के धरना या प्रदर्शन में शामिल होने की मनाही है। चीन ने पूर्वी लद्दाख के एलएसी पर चल रहे विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। शांग्रीला डायलॉग को संबोधित करते हुए चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने कहा कि भारत की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जाती है। चीनी रक्षा मंत्री का आरोप है कि भारतीय सैनिकों की चीनी सीमा में घुसपैठ की वजह से बॉर्डर पर तनाव की शुरुआत हुई थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने भारत चीन संबंध को लेकर कुछ सकारात्मक बातें भी कहीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वर्तमान चुनौतियों के दौर में विश्व व्यापार संगठन को सबल संदेश देना होगा कि धनी और विकसित देश विकासशील और कम विकसित देशों की मदद के लिए आगे आएं। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में G33 देशों की बैठक में पीयूष गोयल ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन को गैर व्यापारिक मुद्दों को लेकर विकासशील देशों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और स्त्री पुरुष समानता जैसे मुद्दे कानूनी रूप से अन्य अंतर सरकारी संगठनों के कार्यक्षेत्र में आते हैं। भारत का जो पक्ष है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे मछुआरों का क्षेत्र हो, चाहे वो ई कॉमर्स का मॉरेटोरियम हो या WTO का इस भीषण महामारी के सामने जो चुनौती रही है विश्व की, उसके ऊपर जो कदम उठाने की आवश्यकता है वो विषय हो, इन सभी विषयों के ऊपर भारत ने अपनी बातें रखी हैं। श्रीलंका में खाद्य संकट बना हुआ है। कोरोना महामारी से पहले 2.2 करोड़ आबादी में से करीब 10% खाद्य सुरक्षा मुद्दों से जूझ रही है। आर्थिक पाबंदियों और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध से स्थिति और बिगड़ी है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि देश की करीब 1/3 आबादी को खाने के सामान के मामले में सहायता की जरूरत है। उनके पास जरूरी खाने के सामान और पोषक पदार्थों की कमी है। जनगणना और सांख्यिकी विभाग के अनुसार वर्ष 2019 के अंत तक श्रीलंका की 9.1% आबादी के पास जरूरी खाद्य पदार्थ की कमी थी। इसमें से 2 लाख लोग भूखमरी के कगार पर हैं। सऊदी अरब ने कई पश्चिमी देशों के हज यात्रियों को सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन वीजा के लिए आवेदन करने की सलाह दी है, जिससे फर्जी ट्रैवल एजेंसियों पर नकेल कसी जा सके। ये नई प्रणाली लागू की गई है क्योंकि राज्य 2 साल के बाद वार्षिक हज के लिए विदेशों से 8,50,000 मुसलमानों का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है, जिसके दौरान पहले से ही सऊदी अरब में तीर्थ यात्रियों को कोविड महामारी प्रतिबंधों के कारण प्रतिबंधित नहीं किया गया था। कोविड पाबंदियों के चलते करीब 2 साल बाद बोलीविया के सबसे बड़े त्योहार का आयोजन किया गया। लापॉज शहर में रंगीन और चमकीले परिधानों में लोगों ने जुलूस निकाला। अफगानिस्तान में तालिबान और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। काबुल के बाग्रामी इलाके में तालिबान ने ISK के कमांडर को मार गिराया है। उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबानी फोर्स ISK के आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा है। तालिबान शासन इसे एक बड़ा खतरा मान रहा है। 24 फरवरी से शुरू हुई रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रहे हैं और इसी बीच सेवरोडोनेस्क में जंग तेज हो गई है। यहां नदी पर बने एक पुल को रूस ने तबाह किया है। सेवरोडोनेस्क में फंसे लोग बाहर निकलने के लिए इस पुल का इस्तेमाल कर रहे थे। इधर टेरनोपिल इलाके में गवर्नर ने कहा कि रूस ने ब्लैक सी से रॉकेट दागे हैं। यहां रखे हथियार तबाह हो गए। ये हथियार पश्चिमी देशों ने मदद के तौर पर यूक्रेन को दिए थे। हॉलीवुड पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने वीडियो शेयर कर बताया था कि उन्हें रैमसे हंट सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हो गई है, जिसके बाद ब्रिटेन के प्लास्टिक सर्जन चार्ल्स एंडुका ने कहा है कि जस्टिन के जल्द रिकवरी के साइन दिखाई दे रहे हैं। सर्जन ने बताया कि शुरुआती स्टेज पर स्टेरॉयड और एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेने वाले 75% मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं।
और क्रिकेट की सबसे महंगी लीग के रूप में मशहूर आईपीएल ने अब सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लीग के मामले में इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी लीग के मामले में दूसरे पायदान पर कब्जा जमा चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग के टीवी और डिजिटल राइट्स बिक गए हैं। साल 2023 से लेकर 2027 तक के लिए ये राइट्स दो अलग अलग कंपनियों ने 44,075 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। अब आज की गतिविधियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मुंबई और पुणे शहर में विभिन्न आयोजनों में शामिल होंगे। इस दौरान वो मुंबई में जल भूषण भवन क्रांतिकारियों की गैलरी और पुणे में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बेंगलुरु में श्री राजाधीराज गोविंद मंदिर का लोकार्पण करेंगे। ये मंदिर बेंगलुरु के वैकुंठ पहाड़ी पर स्थित है। लोकसभा में आज 3 स्थायी समितियों की बैठक होने वाली है। आज ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठकें सूचीबद्ध हैं। और प्रतिबिंब ये तो हो गई। हम बता दें कि भगवान बुद्ध के अनुयायी मंगोलिया वासियों को भारत की ओर से तोहफा दिया जा रहा है। दरअसल भारत ने भगवान बुद्ध के 22 में से 4 पवित्र अवशेष ये विशेष समारोह के लिए भेजे हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि इन्हें कपिलवस्तु अवशेष के रूप में जाना जाता है। बौद्ध भक्तों और मंगोलिया की राजधानी में लोगों ने सोमवार को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया। यही वो प्रतिनिधिमंडल है जो यहाँ इन अवशेषों के साथ पहुंचा है। यहाँ पवित्र अवशेषों को 11 दिनों के लिए उलान बटान में गंदन तेगचे लंगिन मठ परिसर में, हम बता दें, बदसगान मंदिर में दर्शनार्थी के लिए दर्शनों के लिए रखा गया है। दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की देखरेख में इन अवशेषों को मंगोलिया की 11 दिनों की यात्रा के दौरान राज्य अतिथि का दर्जा भी दिया गया है। 29 वर्ष बाद मंगोलिया लौटे इन अवशेषों को बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र अवशेषों में एक माना जाता है। तो ब्रेक पर हम जा रहे हैं और आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो बताएंगे आज के दिन का इतिहास। क्या है पंचायत में सफाई और पानी के इंतजाम? कैसे सोलर से होते हैं पंचायत के कामकाज? कैसे पूरा होगा ओडीएफ के बाद अब हरित पंचायत का सपना? देखिए भव्य, विशाल, अद्वितीय, मंगलवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और प्रतिबिंब, वक्त हो गया इतिहास के पन्नों को पलटने का। जी हाँ, पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 14 जून के दिन से जुड़ा इतिहास क्या कुछ कहता है। 14 जून वर्ष 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना फ्रांस की राजधानी पेरिस में दाखिल हुई थी। जर्मन सेनाएं शहर के उत्तर पूर्व की सीमाओं से पेरिस में दाखिल हुई। खून खराबे की आशंका से फ्रांस के गवर्नर ने कुछ ही दिन पहले ही पेरिस से फ्रांसीसी सैन्य बलों को हटने के आदेश दे दिए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिटलर के नेतृत्व में जर्मन सेना ने पश्चिमी यूरोप पर मई 1940 से हवाई हमले शुरू कर दिए थे। जून महीने की शुरुआत में ही
जर्मनी सहयोगी देशों की सेनाओं को पछाड़कर उत्तरी फ्रांस में दाखिल हो गया था। इसके बाद फिर जर्मन सेनाओं ने डनकर्क के बंदरगाह पर भी कब्जा कर लिया था। और हम बता दें कि आज पूरे विश्व में आज रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और रक्तदान दिवस के इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने एक विशेष संदेश ट्वीट के माध्यम से दिया है। क्या है संदेश, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि आज पूरे विश्व में रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है और रक्तदान करने के लिए लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा है कि विश्व रक्तदाता दिवस पर उन सभी रक्तदाताओं का अभिनंदन जिन्होंने रक्तदान के माध्यम से कई लोगों को जीवन दान देकर उनके परिवारों को खुशियां लौटाई हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर हम नियमित अंतराल पर रक्तदान का प्रण करें, अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल प्रतिबिंब, रक्त जो है हम सबके जीवन के लिए कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं और यही वजह है कि लोगों को रक्तदान की सलाह दी जाती है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। जी हाँ, हम बता दें कि इस साल की थीम है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स, यानी रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है। ऐसे में प्रयास का हिस्सा बने और जीवन बचाएं। तो चलिए जानते हैं रक्तदान से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। ब्लड यानी कि रक्त प्रकृति की एक ऐसी अनुपम देन है जिसे कृत्रिम तौर पर नहीं बनाया जा सकता। इसकी आपूर्ति का कोई और विकल्प भी नहीं है। खून इंसान के शरीर में स्वयं ही बनता है। कई बार मरीज के शरीर में खून की इतनी कमी हो जाती है कि उसे दूसरे के शरीर से खून लेना पड़ता है। ऐसे ही आपातकाल की स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करके अनगिनत जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 14 जून को पूरे विश्व में रक्तदान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 100% स्वैच्छिक रक्तदान की नीति की नींव डाली थी। साल 2004 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व रक्तदान दिवस की शुरुआत की थी। दुनिया भर में खून की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। नोबेल प्राइज विजेता कार्ल लैंडस्टेनर को ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम खोजने का श्रेय जाता है। उनका जन्म 14 जून 1868 को हुआ था। इसलिए 14 जून को अपने समय के विख्यात ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी और भौतिकविद की याद में उनके जन्मदिन के अवसर पर यह दिन तय किया गया। ब्लड डोनेट करने से न सिर्फ किसी की जान बचाई जा सकती है बल्कि ये हमारी खुद की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। नियमित रूप से रक्तदान शरीर की कोशिकाओं को प्रोत्साहित करता है जिससे शरीर की फिटनेस सुधरती है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। साथ ही रक्तदान के जरिए एक अच्छा काम करने की संतुष्टि भी मिलती है। रक्तदान में एक बार में आपके शरीर से लगभग 250 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। शरीर में रक्तदान की तत्काल बाद दान किए गए रक्त की प्रतिपूर्ति करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक बार जब आप रक्तदान करते हैं तो आप अगला रक्तदान 3 महीने के बाद ही कर सकते हैं। जी हाँ, शायद इसीलिए कहा गया रक्तदान महान दान। बिल्कुल, सबसे बड़ा महादान इसे कहा जाता है और इसीलिए लोगों से ये कहा जाता है कि ज़रूरतमंद को और जब भी ज़रूरी हो रक्तदान आप ज़रूर करें। ये कहीं से भी आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ एक भ्रम है। और प्रतिबिंब आप हेलो इंडिया में हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा जो खास कार्यक्रम है वो आप टीवी के अलावा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। जी हाँ, अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब, फेसबुक पर देख सकते हैं। साथ ही आप कू और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारी आईडी को फॉलो करके अपने महत्वपूर्ण सुझाव हम तक भेज सकते हैं। बिल्कुल, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको कुछ सुंदर तस्वीरें हम दिखाते हैं। और आज देवासन पूर्णिमा है। आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के भक्त कल से ही ओडिशा के जगन्नाथ पुरी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, आज के दिन विशेष स्नान,
भव्य जुलूस और खास पूजा अर्चना की जाती है। देखिए जगन्नाथपुरी की ये भव्य तस्वीरें और मुझे और अमृत को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।